नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स का परीक्षा हो गया। पहली पाली में सामान्य अध्ययन 1 का, जिसको जीएस 1 बोलते हैं, और दूसरी पाली में सीसेट का यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का परीक्षा हो गया। इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो सामान्य अध्ययन 1 वाला पेपर था उसमें विभिन्न सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में ये भी जो 150 क्वेश्चन जीएस 1 में पूछे गए हैं उसका सही उत्तर क्या है, लगभग सही उत्तर क्या है। लगभग 98-99% एक्यूरेसी के साथ इस बात पे चर्चा करेंगे कि 150 के 50 क्वेश्चन में कौन सा उत्तर सही है। और इसके अगले वीडियो में जो होगा वो सीसेट का चर्चा कर लेंगे, जो उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सही उत्तर क्या है और विभिन्न सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीएस 1 में ये चीज़ देखेंगे जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, या इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, या करंट अफेयर्स है, तो विभिन्न सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी मात्रा समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में खाली 150 क्वेश्चन पे सरसरी नजर डालेंगे और उसका सही उत्तर क्या है इस पे नजर डालेंगे, और तीसरा ये कि विभिन्न सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हर एक सेगमेंट का, जैसे कि पॉलिटी का या ज्योग्राफी का या जितने भी अलग अलग सेगमेंट बनेंगे उसका एक अलग से वीडियो ला करके उसकी व्याख्या सहित उत्तर लेने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में खाली 150 क्वेश्चन पे सरसरी नजर दौड़ाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, आंसर की के साथ इसको देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है। जैसे कि आपको पता होगा कि हिमालय 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक हिमाद्री जिसको शिवालिक भी बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय की कौन सी नदियां हैं? मुख्य रूप से 3 नदियां ट्रांस हिमालय में आती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। ब्रह्मपुत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश से गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, सिंधु जो कि ट्रांस हिमालय से निकलती है, फिर पूरा जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, कराची से होते हुए जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, और एक है सतलज जो कि सिंधु नदी में जाकर के पाकिस्तान में मिल जाती है। तो सतलज जो है ये ट्रांस हिमालय की नदी है, इसमें बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें साथ में ये भी देखते चलेंगे किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम पहले वाले क्वेश्चन पर दृष्टिपात कर रहे हैं तो ये भूगोल सेक्शन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो भूगोल से पूछा गया है। अगला, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? पहला कथन है भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी कि केवल एक वाला तो सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, केवल दो तो कतई नहीं होगा क्योंकि एक वाला सही है, और एक और दोनों या फिर केवल एक, इन दो में से एक हो सकता है। तो भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि 35% बाघ जो है बाघ अभयारण्य से बाहर रहते हैं, लेकिन यदि 30% भी मान ले तो आंकड़ा लगभग बराबर है। तो हम इसमें एक और दो दोनों कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी, जो कि दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी भूगोल से ही संदर्भित है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक जगह जनजाति दिया गया है, एक जगह अवस्थिति यानी लोकेशन दिया गया है। तो अंगामी जनजाति नागालैंड में, बिरहोर जनजाति झारखंड में सही है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में रहती है, ये भी सही है। खस जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहती है बल्कि नेपाल में रहती है। नेपाल में भी रहती है और उत्तराखंड साइड में भी रहती है, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, इन सब के बॉर्डर साइड में खस जनजाति रहती है। खस जनजाति को नेपाल में ब्राह्मण की संज्ञा भी दी जाती है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है क्योंकि खस जनजाति नेपाल में पाई जाती है। तो जो तीसरा प्रश्न है ये जनजाति और अवस्थिति से रिलेटेड है, इसको हम ज्योग्राफी में मान सकते हैं। इसको जो तीसरा क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है क्योंकि ये कल्चर वाला पोर्शन आ जाता है, और जनजाति अवस्थिति लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी में ही आते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेज़बानी की थी? तो ग्लोबल वैक्सीन का समिट हुआ था जिसकी मेज़बानी यूनाइटेड किंगडम ने की थी, यूके ने की थी, जहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा चौथे में। तो चौथा वाला जो प्रश्न है ये एक हम सेक्शन इसमें बना सकते हैं अदर्स का। अदर्स में करंट अफेयर्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अदर्स में रखी जा सकती हैं, किसी विषय विशेष में नहीं रखा जा सकता, उसको अदर्स में रखेंगे। तो जो ये चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसको अदर्स में रखते हैं और ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। पांचवा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ झील दिया गया है, एक तरफ अवस्थिति दिया गया है। तो इसमें सही उत्तर होगा जो साला झील है। पांचवें में ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ए का मतलब ये कि साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील यह हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है और काली वेली झील तमिलनाडु में है। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक दिक्कत ये है कि इसमें क्वेश्चन सेटिंग जो है वो ठीक प्रकार से कर नहीं पाते हैं। जैसे इसमें सारा झील अवस्थिति एक लाइन से ही दे रखा है कि कोई भी आराम से इसको टिक लगा लें। और इसमें एक प्रश्न ऐसा भी बीच में मिलेगा जिसका क्वेश्चन की सेटिंग ही गलत रूप से किया गया है, यानी कि क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन अपने आप में सही है लेकिन जिस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए उसके हिसाब से कोई भी ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में आमतौर पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न ये झील से रिलेटेड है, पांचवा क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी सेक्शन से पूछा गया है। छठा क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सार्थक जो है वो अपतटीय गश्ती जहाज यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल से संबंधित है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और छठे क्वेश्चन की बात करें तो इसको अदर्स में रख सकते हैं या सिक्योरिटी वाले से संबंधित रख सकते हैं इसको। अगला एक कथन और कारण दिया गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रोद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कारण दिया गया है क्योंकि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो जो एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़े होंगे भूगोल की, उसमें इस कंसेप्ट को बखूबी समझाया गया है। तो इसमें कथन और उसका कारण जो है सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 7वां क्वेश्चन जो है वो भूगोल से संबंधित है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया था? तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ बहुत सारे राज्यों ने किया था, जिसमें से सबसे पहले या कहें कि 2020 में जिन्होंने आरंभ किया उस राज्य का नाम है हरियाणा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी हम भूगोल से ही मान सकते हैं, यानी कि 8वां क्वेश्चन जो है वो भी भूगोल से ही संबंधित है, क्योंकि पशु किसान ये सारे चीज़ भूगोल में पढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो अरावली तो नवीनतम पर्वत श्रेणी नहीं है, ये बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी है। इसमें हिमाद्री वाला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो 9वां क्वेश्चन जो है वो भी भूगोल से संबंधित है। 10वां, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR उच्च श्रेणी परीक्षा प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो 10वें में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। ये 10वां प्रश्न जो है वो अदर्स में रख सकते हैं, यानी कि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। 11वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे कूट दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो 11वें में ए ऑप्शन सही है, यानी कि इंद्रावती जो है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान वो
छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। और बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो 11वां क्वेश्चन है वो भी भूगोल से संबंधित है। 12वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति किया, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश हैज़ बिन ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस ऑन 24 जून 2020 बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो कुशीनगर हवाई अड्डा इसमें सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। तो ये कनेक्टिविटी से रिलेटेड है और ज्योग्राफी में कनेक्टिविटी वाला चैप्टर बाकायदे पढ़ाया जाता है। तो 12वां क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से संबंधित है। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दिया गया है, एक तरफ उत्खनन शहर दिया गया है। तो इसमें 13वें में सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि भीलवाड़ा में मैग्नीज का उत्खनन नहीं किया जाता है। बाकी तीनों सही हैं। इसको भी अलग से नोट्स में लिखा जा सकता है कि चित्रदुर्ग में तांबा का खनन किया जाता है, बेल्लारी में लौह अयस्क का खनन किया जाता है, कटनी में बॉक्साइट का खनन किया जाता है, जबकि भीलवाड़ा में मैग्नीज का खनन नहीं किया जाता है। तो 1, 2, 3 13वें में सी वाला जो है ये 1 और 3 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 दिया नहीं हुआ है। और चूँकि तीसरा वाला 13वें में सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 1 और 3। तो तांबा चित्रदुर्ग में और मैग्नीज भीलवाड़ा में, ये सही हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में नहीं चुना गया? तो इसमें 14 में डी वाला, यानी कि कनाडा को नहीं चुना गया। अगर हम 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वां प्रश्न भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। 14वां प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है। कनाडा, यानी कि आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, जबकि कनाडा को नहीं चुना गया। 15वां क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके बारे में 2 कथन दिया गया है। पहला, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे थे। तो उनकी अध्यक्षता में NEP का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और दूसरा, यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो ये ऑप्शन गलत है। पिछले 34 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी, ना कि 38 वर्ष। जो पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी राजीव गांधी की सरकार में, और तीसरी शिक्षा नीति माननीय मोदी जी की सरकार में आ रही है 2020 में। तो ये 34 वर्ष का समय है, ना कि 38 वर्ष का समय है। 86 मतलब 86 4 90 30 4 34 साल हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय शिक्षा नीति, जो 16वां क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो अदर्स में इसको रख देते हैं। 17वां, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यमुना नदी में 4 मुख्य सहायक नदियाँ उसकी मिलती हैं, जो कि यमुना नदी के दाएं तट पर आकर के मिलती हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश से कुछ नदियाँ निकलती हैं। एक लाइन से अगर बताएं तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियाँ हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। 17वें में ए वाला ऑप्शन सही होगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हाँ ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। सबसे पश्चिम में चंबल, उसके बाद सिंध, फिर केन, फिर बेतवा, फिर केन।
यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 17वां क्वेश्चन जो है ये भी भूगोल से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा विद्युत चालित वाहन नीति 2020 की घोषणा 7 अगस्त को की गई थी। उसके तहत बहुत सारी सुविधाएं देने का प्रावधान था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। तो इसको भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम मान सकते हैं। 17वां क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से है। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 19वें में सी वाला जो है, यानी कि नोरमेंडी लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र जो है वो जर्मनी में नहीं है। बाकी कजाकिस्तान में करागांडा जो है वो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन में क्रीबोई राग है और फ्रांस में पाइरेनीज है। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया भी जाता है, ये भी एक तथ्य के रूप में याद किया जा सकता है। तो इसमें 19 में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन सी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि यही बताना ही है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 19वां जो क्वेश्चन है वो भूगोल से संबंधित है। 20वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? तो नांदी फाउंडेशन जो है उन्होंने इसको प्राप्त किया। तो 20वां क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। 21वां, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रस का उत्पादन बहुत विकसित है? इंग्लिश में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रस फ्रूट्स, यानी कि खट्टे फल, इज़ वेल डेवलप्ड, यानी कि अच्छी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। तो इसमें भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है, भूमध्य सागरीय प्रदेश यानी कि जो यूरोपीय क्षेत्र का हिस्सा है, भूमध्य सागर, यानी कि टर्की के पश्चिम में, ग्रीस के पूरब में, यहाँ सब जो स्थित पूरा भूमध्य सागर है जिसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, तो वहाँ पर खट्टे फल ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं। इटली में भी खट्टा फल उत्पादित किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो शराब है वो विश्व प्रसिद्ध भी है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन भी भूगोल से संबंधित है। 22वां, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो कोलकाता से अगरतला के लिए मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये भूगोल से भी ज़्यादा संबंधित है क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो 22वां क्वेश्चन भी भूगोल से है। इसका सही आंसर चट्टोग्राम हो जाएगा, जिसको चिटगांव भी कहते हैं। 23वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 23वें में बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि बैगुओ जो एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, एक तरफ देश है, यानी कि कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश में आता है? तो जो बैगुओ है वो फिलीपींस में आता है। जो हरिकेन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, यानी कि यूएसए में। टाइफून चीन में आता है और विलीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 23वां क्वेश्चन भी भूगोल से संबंधित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें अशोक साहनी सही उत्तर हो जाएगा। तो 24वां क्वेश्चन ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अशोक साहनी। 25वां, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित किस तट में अवस्थित है? यानी कि डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया?
कुछ लोग इसको दक्षिणी तट लगा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर पाया जाता है, मर्रे डार्लिंग नदी। तो कुछ लोग इस डार्लिंग को डार्लिंग नदी मान लिए, जबकि ये डार्लिंग रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ता है, मेन भूभाग में। दक्षिण पूर्वी तट पर, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी तट लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिमी तट, हाँ दक्षिण पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला पाई जाती है, जबकि दक्षिण पूर्वी तट पर मर्रे डार्लिंग पाई जाती है, जहाँ पर ग्रेट रीफ भी पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया का। तो ग्रेट रीफ भी दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाया जाता है, जबकि दक्षिण पश्चिमी हिस्से में डार्लिंग रेंज पाया जाता है। तो 25 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन ये भी भूगोल से संबंधित है, लोकेशन बेस्ड। अगला सुपोषण वाला ये जो क्वेश्चन है ये वैसे तो इकोलॉजी का है, लेकिन इकोलॉजी भी ज्योग्राफी का ही हिस्सा होता है। तो 26वां क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सुपोषण से संबंधित क्वेश्चन 2019 में भी पीसीएस में पूछा गया था। तो सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है या है? तो पहला, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, तो सही है। इट डिक्रीजेज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर, सही है। दूसरा, यह जल निकाय की पोषक तत्व संवर्धन की क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कि इट इज़ ए फेनोमेनन ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। तो दोनों कथन सही है। एक तथा दो दोनों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसमें 27वें में सी वाला ऑप्शन यानी कि अगुल हास धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है। तो 27वां क्वेश्चन भी भूगोल से संबंधित है। 28वां, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 28वें में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था जो कि 1972 में आया था। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया था, फिर प्रोजेक्ट हाथी आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, फिर जैव विविधता अधिनियम यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 28वें में सी। 28वां क्वेश्चन भी भूगोल से संबंधित है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ निर्जातीय समूह दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है, तो ये भी भूगोल से संबंधित है। इसमें 29वें में डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि यहूदी जो है इज़राइल में, तो दुनिया जानती है कि यहूदी इज़राइल में पाए जाते हैं। टेडा जनजाति जो है या टेडा नृजातीय समूह जो है वो लीबिया में पाई जाती है। बेजा नृजातीय समूह वो मिस्र में पाई जाती है, और लुर नृजातीय समूह ईरान में पाई जाती हैं। 30वां प्रश्न भी भूगोल से संबंधित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो ये जैव भू रसायन चक्र इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ राजधानी दिया गया है, तो कौन सी सही से मैच नहीं है? तो 31 में जो डी वाला है ये सही मैच नहीं है। बाकी तीनों का देश और कैपिटल याद कर सकते हैं। मोरक्को की कैपिटल रबात है, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीयर्स है, लेकिन केप वर्डे का बामाको नहीं है, यानी कि डी वाला इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि डी वाला गलत है। तो 31वां क्वेश्चन जो है ये भी भूगोल से संबंधित है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन, ये 32वां क्वेश्चन भी भूगोल से है। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था, डी ऑप्शन से हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपी निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यानी कि
पोस्टमासबर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो 33वें में मैग्नीज सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 33वां क्वेश्चन भी भूगोल से संबंधित है, लोकेशन बेस्ड और मिनरल वगैरह से संबंधित। अगला हरित गृह प्रभाव, ये भी भूगोल से ही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में का औसत तापमान होगा, यानी कि विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। तो ये -18 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, धरती बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। 35वां क्वेश्चन पर्वत और देश से संबंधित है, तो ये भी भूगोल से ही संबंधित है। एक तरफ एटलस दिया गया फ्रांस स्पेन में, तो 35वें में ए वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि एटलस मोरक्को में है, किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, चिम्बरोजो जो कि इक्वाडोर में है, और पाइरेनीज जो कि फ्रांस और स्पेन में है। तो 35वें में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ये भूगोल से संबंधित ये भी है, 36वां क्वेश्चन। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर सीयर हो जाएगा, बी वाला सीयर, SERE। मलेशिया में किंट घाटी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? 37वां क्वेश्चन भी भूगोल से संबंधित है। तो मलेशिया में किंट घाटी जो है वो टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया जो कि साइंस से रिलेटेड है। 38वां क्वेश्चन साइंस का है और इसका सही आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन, यानी मायोग्लोबिन पदार्थ में लौह यानी कि Fe फेरस जिसको बोलते हैं, फेरम बोल सकते हैं, विद्यमान होता है। तो मायोग्लोबिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो 39वां क्वेश्चन भी भूगोल से संबंधित है। 39 में डी वाला जो ऑप्शन है, यानी कि 3 और 4 से, यानी सोमालिया से और रवांडा से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, जबकि गैबोन से और भूमध्य रेखी गिनी से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा भारत से भी होकर के नहीं गुजरती है, भारत के बहुत ज़्यादा दक्षिण में हिंद महासागर से होकर के जाती हैं। 40वां क्वेश्चन ये साइंस से रिलेटेड है। 40वां क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन इज कॉल्ड उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है, पहला क्वेश्चन आया जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये जो भाग 9 है उसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये साइंस से रिलेटेड है। 42वां क्वेश्चन, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फोटोसेल, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म? तो फोटोसेल। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो ये 1992 में जोड़ा गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला साइंस से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो इसमें नियोप्रीन सही हो जाएगा ऑप्शन। 45वां संविधान से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद
3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो नए राज्यों का गठन संभव है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन ये भी संभव है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी संभव है, नए राज्यों का प्रवेश तो ये संभव नहीं है। 45वें डी हो जाएगा। मानव शरीर में, ये साइंस से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो 46वें में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमाशय से प्रारंभ होता है, यानी कि स्टमक से प्रारंभ हो जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, जबकि पाचन प्रक्रिया हमारे लार से, हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होती है। तो 46वें में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाया भूमिका नहीं होती है? इंग्लिश में, इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज नॉट पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल? इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, यानी कि किन अधिकारियों को हटाने में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है। पार्लियामेंट माने कि संसद का कोई रोल नहीं होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए पार्लियामेंट का रोल होता है, बाकायदे महाभियोग लाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ये भी सही हो जाएगा। अध्यक्ष संघ लोक सेवा को हटाने के लिए भी संसद से बाकायदे महाभियोग लाया जाता है, तब जाके हटाया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 315 के तहत बाकायदे संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो इनके अध्यक्ष को भी संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग CAG को संसद के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, बल्कि राष्ट्रपति जब चाहे तो उनको हटा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो इसमें 47वें में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 3 जो है भूमिका नहीं होती है, तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है, जबकि पहले, दूसरे और चौथे भारत के कैग को भी संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। केवल 3 वाला है ऐसा जिसको संसद के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, जबकि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक संवैधानिक पद है, हालांकि कैग भी एक संवैधानिक पद है, लेकिन अध्यक्ष को संसद के बिना हटाया जा सकता है, UPSC के अध्यक्ष को, जबकि कैग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इसमें केवल 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला, यानी कि कूट में देखें तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 47वां क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड है। 48, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के निम्नलिखित रोग हो जाता है, यानी कि यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉज फॉलोइंग डिसीज़। तो पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है उससे किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? तो बेरी बेरी रोग हो सकता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और पॉलिश किया हुआ चावल खाएंगे चमकता हुआ तो उससे भी बेरी बेरी हो सकता है। तो डी वाला इसमें ऑप्शन से हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन भी साइंस से रिलेटेड है। 49वां क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, यानी कि द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस ऑफ द पंचायत आर वेस्टेड इन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं होता बल्कि राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, क्योंकि पंचायत वाली जो चुनाव वगैरह होते हैं वो राज्य के निर्वाचन आयोग उसके काम ताम झाम को देखते हैं, और ये राज्य सरकार का सिरदर्दी होता है कि वो उसका चुनाव करवाए। तो 49वें में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में के लिए जिम्मेदार है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें विटामिन के हो जाएगा, यानी जब रक्त का थक्का बनाने में भी विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो विटामिन के इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन भी साइंस से संबंधित है। 51वां पॉलिटी से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय आयोग का वर्णन करता है
यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि कट गया है इसमें। ये इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 280 जैसे है, तो 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है, 276-68 में अलग अलग चीज़ें हैं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन। नंबर 1, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये सही है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, सही है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये पीसीएस द्वारा पूछा गया गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ये 4 के चारों सही हैं। अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आर्टिकल 263 में गठित किया गया है बाकायदे। वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया गया है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का के तहत किया गया है। अनुच्छेद 323 ख में अन्य न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन बाकायदे अनुच्छेद 315 में किया गया है। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो चारों ही सही सुमेलित हैं। तो इसमें कोई से भी अगर टिक लगा देंगे तो वो उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई से भी अगर टिक लगा देंगे तो पीसीएस यूपी राज्य लोक सेवा आयोग यह मान लेगी कि चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका नंबर फ्री में मिल जाएगा सभी को संभवतः, क्योंकि इसमें 4 के चारों ऑप्शन ही सही हैं। 54वां क्वेश्चन और ये 53वां क्वेश्चन जो है ये साइंस पॉलिटी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो ये अपना आ जाएगा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। ज्योग्राफी का एक जियोग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो है 54वां क्वेश्चन, ये भी ज्योग्राफी का है और इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हींग, यानी कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो हींग जो है वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। 54वें में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55वां राष्ट्रीय महिला आयोग, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया। 54वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए, यानी कंसीडर द फॉलोइंग चेयरपर्सन्स ऑफ द नेशनल वीमेन कमीशन। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर पूर्णिमा 1, 4, 3, 2। इनके नियुक्त का सही काल अनुक्रम चुनना है, यानी कि सबसे पहले किसका चयन हुआ, तो सबसे पहले जयंती पटनायक का चयन हुआ था, उसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी का, फिर डॉक्टर गिरिजा व्यास का, फिर सबसे लास्ट में ममता शर्मा का। तो इसमें 55 में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 4, 3, 2। और 55वां क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी से रिलेटेड है। 56 एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है और फिर उसमें से सही कोड को चुनना है। कथन है सुक्रोज, यानी कि ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। 56वां, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, यानी कि इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज। और फिर कारण इसमें दिया गया है प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें दोनों ही कथन और कारण जो हैं दोनों ही सही हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो
ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इयां के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसमें हैदराबाद और कर्नाटक सही हो जाएगा। अनुच्छेद 371 में बहुत सारे आर्टिकल सब आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 371 ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं। जम्मू कश्मीर को 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि 2019 में उसको समाप्त भी कर दिया गया पिछले साल 2019 में। तो 371 ई में यानी कि 371 जे में हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो 57वें में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये तो हो गया है। एक तरफ धातु दिया गया है, एक तरफ गुणधर्म दिया गया है, यानी कि 58वां क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। सोडियम विद्युत का अच्छा सुचालक, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 58वें में। सीधा सीधा आंसर की बात करें तो सोडियम जो है वो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी सोडियम कैन बी इजीली कट विद नाइफ। और बी यानी कि पारा जो है, पारा का क्या गुणधर्म होता है? कमरे के ताप पर द्रव, ये सही है। मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिर चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ये बात सही है। और सीसा, ये तीसरा इसमें सही हो जाएगा शीशे के लिए, यानी कि ऊष्मा का कुचालक। अगर इसमें चांदी के बारे में किसी को मालूम हो, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, यानी कि सी में पहला हो जाएगा। तो सी में पहला यानी कि ए और सी में से एक चुनना है। और सीसा के बारे में पता ही होगा सभी को कि ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि डी के लिए तीसरा हो जाएगा। तो डी के लिए तीसरा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आराम से सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ कुछ प्रावधान है संविधान की, एक तरफ उसके भाग दिए गए हैं। तो इसमें मूल कर्तव्य भाग 4 का में ये तो सही है। राज्य के बारे में भाग 6 में बताया गया, भी सही है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया। भारत का महान्यायवादी जो है वो भाग 13 में नहीं बताया गया है इसके बारे में। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं वो भाग 14 में बताया गया है, सही है। तो सी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। भारत का महान्यायवादी व्यवस्था इस भाग में नहीं किया गया है। 59वें में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 60वां, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो 60वां क्वेश्चन भी साइंस से रिलेटेड है। ये फाइब्रोन जो है, इसमें फाइब्राइन, ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, जबकि लेक्सॉन, नियोप्रिन और टेफ्लॉन ये कृत्रिम पदार्थ हैं। 61वां पॉलिटी से रिलेटेड है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति जो है, यानी कि एस्टीमेट कमेटी, ये भारत की सबसे बड़ी समिति है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट में से चयन कीजिए। एक तरफ पदार्थ दिया गया है, एक तरफ अनुप्रयोग दिया गया है। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड यानी कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 62वां वाला। 62वें में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नीला थोथा जो है उसको कवकनाशी के लिए प्रयोग किया जाता है। इयोसिन को लाल स्याही के लिए प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के लिए, और जिंक फॉस्फाइड को कृंतकनाशी के लिए प्रयोग किया जाता है, रोडेंटिसाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 62वें में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
63वां क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, जो कि भाग 2 में आता है। 63वें में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64वां भी पॉलिटी से रिलेटेड है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों द्वारा भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किस में वर्गीकृत किया गया है? अच्छा प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मर के रूप में प्रदर्शित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जो 2019-20 का सतत विकास लक्ष्य का सूचकांक था उसमें 4 प्रकार के वर्गीकरण किया गया था। आकांक्षी यानी एस्पिरेंट, अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर, फ्रंट रनर यानी कि अग्रणी, अचीवर यानी कि लक्ष्य प्राप्त करता। तो उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और सही कारण और उसके सही कथन को सिलेक्ट करना है। तो 65वें का भी क्लियर नहीं है, इसका यदि किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ऐसे दोनों कथन कारण दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन जिसको यदि इसके बारे में जानकारी हो बता सकते हैं। 66वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा यसे विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी कि हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है या किए गए हैं या हैं? तो 66वें में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वाराणसी को और मथुरा को, इन दोनों को सम्मिलित किया गया है हृदय योजना में। अगला, और ये जो है हृदय योजना विरासत से संबंधित है, तो इसको हम हिस्ट्री से मान सकते हैं, लेकिन करंट हिस्ट्री से इसको हम लेंगे, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से आया। अगला, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसमें 12 सही रहेगा, 67th में बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कुल 12 संख्या हो सकती है। 67वां क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है। अगला, ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जन्म कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या होनी चाहिए? यानी व्हाट शुड बी टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ ए पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू रीच द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी? तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2:1 और 2.1 TFR जो होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए, तब रिप्लेसमेंट वाला लेवल को रीच किया जा सकता है। तो 68th में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या पॉलिटी से रिलेटेड है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत सिद्धांत को स्पष्ट किया, यानी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन इनुसिडेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में बाकायदे करीब 25-30 मिनट का वीडियो बनाया था केशवानंद भारती वाद 1973 में। चूँकि केशवानंद भारती का देहावसान भी इसी साल हुआ, पिछले ही महीने, तो ये क्वेश्चन लिया गया इसकी वजह से, हो सकता है इसकी वजह से लिया गया हो। तो केशवानंद भारती वाद 1973 ये सही हो जाएगा इसमें। 69th में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 69th वाला क्वेश्चन भी पॉलिटी से रिलेटेड है। अगला, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है या है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 4 विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, यानी कि अगर 1800 से 2200 कैलोरी तक कोई ग्रहण कर रहा है खाना तो समझ लीजिए वो गरीब नहीं माना जाएगा, उससे कम कर रहा है तो गरीब माना जाएगा। पारिवारिक उपभोग, व्यय और प्रति व्यक्ति आय, इन सब को मानदंड के रूप में लिया जाता है। तो चारों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे।
यानी कि डी वाला। ये भी गरीबी वाला जो क्वेश्चन है ये भूगोल से संबंधित है, यानी कि मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड है, 71वां क्वेश्चन। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, एक तरफ उससे संबंधित जो प्रावधान है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठन किया गया, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है, ये अनुच्छेद 50 में है बल्कि, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी सही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 48 में कुछ पशुपालन से संबंधित, गाय के जो दुधारू पशु हैं उससे संबंधित बातें कही गई हैं, कृषि से संबंधित बातें कही गई हैं अनुच्छेद 48 में। लेकिन न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये अनुच्छेद 50 में इस बारे में बताया गया है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगला ये योजना से संबंधित क्वेश्चन है, तो पॉलिटी में ही आएगा। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है, तो ये गलत है। इसमें इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होती है, तो ये सही है, यानी कि केवल 2 इसमें सही है। 5 लाख आयुष्मान भारत योजना में कितना मिलता है? 5 लाख रुपए, पता नहीं 6 लाख। आयुष्मान भारत योजना क्या होता है? ये क्लियर नहीं है, शायद 5 लाख का होता है। इसमें 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा उसको कृपया करके आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, लेकिन मुझे इसमें दोनों सही लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी पॉलिटी से रिलेटेड, 73rd क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी चर्चा में भी था जब महान्यायवादी के बारे में कुछ बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने उसमें बाकायदे भाषण भी दिया था। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, ये बात सही है। योग्य होगा, अर्ह मतलब योग्य होगा, तो ये बात इसमें सही है। और दूसरा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। 73 में ए वाला सही है, केवल एक सही होगा इसमें, क्योंकि महान्यायवादी के लिए राष्ट्रपति अवधारित करता है। इसके बारे में जब पॉलिटी वाला डिटेल में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे कौन सा इसमें सही है, लेकिन जहाँ तक अभी जानकारी मिल पा रही है ये केवल एक सही है, इसका सही आंसर होगा। लेकिन अभी क्लियर नहीं है, इसको क्लियर करेंगे पॉलिटी वाले सेक्शन में। अगला, पोषकी यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है, तो ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। भूगोल में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भूगोल में बाकायदे पढ़ाए जाते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सेक्शन भी भूगोल में ही ले रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ इसमें पढ़ाए ही जाते हैं। तो 74वां क्वेश्चन भूगोल से संबंधित है, और इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। पोषकी यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 75वां एक कारण और कथन दिया गया है, उसके बारे में बताना है, और ये पॉलिटी से रिलेटेड है। 75वां क्वेश्चन, कथन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, ये बात सही है। अर्ध संघात्मक भारत को भारतीय संघात्मक व्यवस्था को कहा जाता है, और जो यूएस है, यूएसए, उसको फेडरल स्टेट कहा जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य कहा जाता है। और कनाडा और भारत को अर्ध संघात्मक वाला राज्य कहा जाता है, और इसकी व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी इस प्रकार से की गई थी कि भारत एक संघात्मक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ऐसे उसमें प्रावधान थे जिससे भारत अर्ध संघात्मक रूप में रह गया। तो ये कथन अपने आप में सही है।
कारण इसमें भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, तो कारण भी सही है। तो ए का कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला हौसला 2018, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ था। हौसला 2018 का आयोजन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, इसके बारे में बताना है। नंबर 1, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, तो सही है। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, तो ये भी बात सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोक और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? संवैधानिक संशोधन पे तो नहीं हो सकती है। 77वें में ए हो जाएगा, सामान्य विधेयक अगर हो तो बैठक हो सकती है, बाकी धन विधेयक संवैधानिक संशोधन में तो कतई नहीं हो सकता, विनियोग विधेयक में भी नहीं हो सकता। सामान्य विधेयक के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बैठक कराई जाती है। तो 77वां वाला क्वेश्चन जो है पॉलिटी से रिलेटेड है। अगला, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक हासिल कर लेने की बात करता है? तो 2024 प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं तो ये एक लाइन ज़रूर बोलते हैं कि 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है। तो जो मोदी जी का भाषण सुनते होंगे हमेशा, उनका एक आंसर अपने आप ही सही हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया जो पूर्ण रूप से इकोनॉमिक्स वाला हम कह सकते हैं। 78वां वाला क्वेश्चन। अगला, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधि का आधार निम्नलिखित में से किन से प्राप्त हुआ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब ये सब चल रहा था तो इस वीडियो में चर्चा भी किए थे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा केंद्र सरकार को बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं, जिससे वो राज्य को बहुत सारी एडवाइजरी भी जारी कर सकती हैं। और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, जिसमें संशोधन भी हुआ था, जिसमें डॉक्टर के ऊपर यदि कोई पथराव करता है तो उनको सज़ा दी जाएगी। तो ये पहला और दूसरा और चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 79 में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला, ये मानव गरीबी सूचकांक, ये सब जो है इसको हम रख लेते हैं इकोनॉमिक्स में। 80वां क्वेश्चन। मानव गरीबी सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के रूप में किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिप्लेस्ड इट विद मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI इन द ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में इसको स्थानांतरित कर दिया, या कहें कि प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, एक तरफ अनुच्छेद दिया गया, एक तरफ प्रावधान दिया गया है, तो ये भी अपना 81वां क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें बताना है सही कूट कौन सा है। तो अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 60 जो है वो शपथ के बारे में बताता है, राष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाया जाएगा। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, इसके बारे में बताया जाता है। तो ए में दूसरा सही हो जाएगा। तो ए में दूसरा यानी कि ए और सी में से कोई एक हो सकता है। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 90 यदि देखें, अनुच्छेद 90 अगर देखें तो इसमें राज्यसभा के उपसभापति को हटाने वाली व्यवस्था की गई है। तो ये भी ए और सी वाला मैच कर रहा है। सी वाला अगर अनुच्छेद 94 देखें तो ये स्पीकर को हटाने की व्यवस्था करता है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 67 ख जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने की व्यवस्था करता है, तो सी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कथन और कारण दिया गया है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, ये बाकायदे निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा की थी। करीब 101 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई थी।
जिसको NPI कहा गया था, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट NIP, यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP। ये बाकायदे जब 2019 में बहुत ज़्यादा GDP ग्रोथ कम हो रहा था, 3% 3.5% पे आ गया था, तो ये NIP की घोषणा की गई थी। करीब 101 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ढांचागत उसमें किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था, ऐसी घोषणा की गई थी। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसको भूगोल में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि इसको इकोनॉमिक्स में रखें। तो कथन है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है, और कारण है NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो इसमें A गलत है परंतु R सही है, यानी NIP का उद्देश्य तो है कि सभी को समान ढांचागत व्यवस्था प्रदान कराना है, लेकिन 2020-30 तक का ये प्रावधान नहीं है, बल्कि उससे कम का है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है, 83वां वाला। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो इसमें पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है, ये सही है। और वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था, तो ये भी बात सही है। दोनों कथन सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 65वां बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, ये साइंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो 85वें क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, और लखनऊ में ही स्वावलंबन केंद्र का स्थापना किया गया, जहाँ पे सिडबी का केंद्र खोला गया है लखनऊ में ही। तो ये अगले साल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 86वां क्वेश्चन केंद्रीय बजट से है, और बजट एलोकेशन वाला काम इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो 86वां क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, कितने प्रतिशत बढ़ा दी गई है, ये इसमें पूछा है। तो 15% तक बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किन कार्यालय के अंतर्गत आता है? यानी कि द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन एन अटैच्ड ऑफिस अंडर इन विच ऑफिस। तो इसमें नीति आयोग से हो जाएगा, नीति आयोग के अंडर में आता है। और ये क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी से रिलेटेड है। अगला, एक तरफ सूची दी, योजना दिया गया, एक तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें सही कूट का चयन भी करना है इस क्वेश्चन में। तो ए वाला इसमें ऑप्शन सही है, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान जो है इसको 2018 में शुरू किया गया था, और PM वय वंदना योजना को 2017 में शुरू किया गया था। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना को 2015 में शुरू किया गया था, और स्वच्छ भारत अभियान को 2014 में शुरू किया गया था। और बी वाला जो है यानी PM वय वंदना योजना को 2017 में शुरू किया गया था। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रोजगार से संबंधित है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों या दुकानदारों और स्वरोजगार वालों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं, सही है। उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर
रुपया 1.5 करोड़ से अधिक ना हो, ये भी सही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, तो ये गलत है। इसके अंतर्गत रुपया 3,000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है, तो ये सही है। तो सी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि वो गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये भूगोल से क्वेश्चन मिल गया फिर से, 90वां क्वेश्चन भूगोल से। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। 91वां, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इनमें से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो ये भी भूगोल से संबंधित है। और इसमें परिचालन पर्यावरण नहीं होगा, यानी सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण से वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन परिचालन पर्यावरण यानी कि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, एक निधि कार्यक्रम है। कार्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो भी पॉलिटी से ही होते हैं। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न से कौन सा यसे कथन सही है या है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, तो सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है, तो ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला, ये भूगोल से संबंधित है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल वाला है। पारिस्थितिकी संक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? बेनेट द्वारा किया गया, बी ऑप्शन से हो जाएगा इसमें। अगला बजट से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये, 94वां क्वेश्चन। कथन और कारण दिया गया है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो ये बात सही है। 2022 तक लोग किसानों की आय दोगुनी भी करनी है, तो इससे रिलेटेड 2020-21 में जो कृषि का बजट था उसमें आय दोगुनी करने की उद्देश्य रखा गया है। कारण ये है कि बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित हैं, तो ये भी बात सही है। तो कथन भी सही है और कारण उस कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो दोनों सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो समुद्र का जल तल बढ़ना, ये भी सही है। राइज इन द सी लेवल, हिमनदी का पिघलना यानी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये भी सही है। बीमारियों का फैलना, ये भी सही है। स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, तो ये भी सही है। चारों ही सही हैं, यानी कि 1 2 3 4 वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भूगोल से संबंधित है। अगला, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी कि द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स TTCI इज़ रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है, वैश्विक संस्था है, जिसके द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक को जारी किया जाता है। 96वां क्वेश्चन जो है उसको हम पॉलिटी से रिलेटेड रख सकते हैं, क्या IR एक सेक्शन बना लेते हैं, IR से संबंधित हम इस क्वेश्चन को मान सकते हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है उसको 1992 में शुरू किया गया था। इसका सम्मेलन किया गया था रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। इसके बारे में बाकायदे 10-15 मिनट का वीडियो भी बनाया हूँ रियो शिखर सम्मेलन के ऊपर, और ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट के ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ बाकायदे। इसको 1987 में ब्रटलैंड आयोग का प्रकाशन हुआ था, 1984 में इसका गठन हुआ था, 82 की 84 में गठन हुआ था, 87 में इसका रिपोर्ट आया था 5 साल बाद, तो इस पर भी वीडियो बनाया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन ये 1989 में हुआ था। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन ये 1972 में हुआ था। तो एक लाइन से अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहले तो 72 वाला हुआ,
यानी कि बी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। द लिमिट वाला पहले हो जाएगा 72 में, उसके बाद ब्रटलैंड आयोग 87 वाला हो जाएगा, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 89 वाला हो जाएगा, उसके बाद रियो शिखर सम्मेलन 92 वाला, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है 97वां क्वेश्चन, ये भूगोल से संबंधित है। 98वां, ये नाबार्ड की स्थापना, ये सब किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नाबार्ड की स्थापना 98वां क्वेश्चन है। तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है वो 1990 में शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 1998 में शुरू किया गया था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम ए वाला हो जाएगा, 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन ये भूगोल से संबंधित है। 99वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, लेकिन हरियाणा का नहीं है। अगला कौशल भारत अभियान, ये पॉलिटी से रिलेटेड हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन, पॉलिटी में भी पर्याप्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौशल भारत अभियान के संदर्भ में सही कथन बताना है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, तो ये कथन तो सही है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं व सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। तो ये भी तो ऑप्शन सही है वैसे, लेकिन कौशल भारत अभियान में बहुत सारी चीज़ें थीं। इसमें खाली 2 ही चीज़ बताया गया है, सूचना तकनीक और युवाओं में ये सब विकास करना है। तो 100वें में जो है केवल एक ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कौशल विकास में, तो केवल एक इसमें सही होना चाहिए। अगला राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है, तो ये पॉलिटी से रिलेटेड हो जाएगा। 101वां क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसमें 2019 हो जाएगा, 2019 में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन अभी को आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है जो है हिस्ट्री से है। तो इसमें इक्ष्वाकु वंश हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो अलग समिति हो जाएगा। जो अलग समिति, लक्कड़ वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये सब समितियों का गठन गरीबी मापन के लिए किया गया था, लेकिन अलग समिति ने मात्र पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 103वां जो क्वेश्चन है वो भूगोल से संबंधित है। अगला मौर्य काल में, ये अपना आ गया हिस्ट्री से। 104वां क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो 104 में जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि मार्ग निर्माण से संबंधित हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? HDI वगैरह जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको इकोनॉमिक्स में रख लेते हैं इस क्वेश्चन को, 105वें क्वेश्चन को। तो मानव विकास सूचकांक की गणना सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है इसमें, ये बताना है। तो जीवन प्रत्याशा को सम्मिलित किया जाता है, शिक्षा को भी, प्रति व्यक्ति आय को भी, सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसको सम्मिलित नहीं किया जाता। अगला सूची, एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ राजधानी है, तो ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। मत्स्य महाजनपद जो है, इसका सही कूट का चयन भी करना है इसमें। तो
मत्स्य महाजनपद हो जाएगा विराटनगर, फिर कुरु के लिए हो जाएगा मथुरा, शूरसेन के लिए हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, और अश्मक के लिए हो जाएगा पोतन, यानी कि बी वाला इसमें स्कूट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वॉज गिवन बाई, ये भी भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको आराम से। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था, तो ये ऑस्कर लुइस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला कथन और कारण दिया गया है, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। 108वां क्वेश्चन, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है, क्योंकि फिर आगे कारण दिया गया है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास दैन दियर predecessors because the Chola rulers adopted the practice of having inscriptions written on the walls of temples giving a historical narrative of their victories। तो ये सही है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर सही की ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला, 20वीं सदी के 80 दशक में, यानी कि 1980 में के मध्य, यानी कि 1985 के आसपास विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन से उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो कौन सा उसमें महत्वपूर्ण नहीं था? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण महत्वपूर्ण था, पर्यावरण प्रदूषण भी था, राजनीति एवं विकास भी था, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास ये नहीं था। तो डी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं था। और ये जो है ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है दरअसल। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता, तो ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने, इंग्लिश पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा V.S. वाकंकर, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो 12 शहर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी से आच्छादित हैं। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भूगोल में भी इसको पढ़ाया जाता है, स्मार्ट सिटी वगैरह, तो इसको भूगोल में रख लेते हैं। एक तरफ हड़प्पा पूरा स्थल दिया गया है, एक तरफ संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य दिया गया है, तो इसमें सही कूट का चयन करना है। तो बालू जो है वो हरियाणा हो जाएगा, मांडा, ये मांडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा मांडा। पाडरी जो है वो गुजरात में हो जाएगा, और हुलास उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला, और ये जो है 112वां क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत, जो कि 1987 वाला वही जो एक आयोग था, ब्रटलैंड आयोग, जिसका 1982 की 85 में गठन किया गया था, 87 में उसका रिपोर्ट आया था, धारणी विकास से संबंधित उन्होंने चर्चा की थी। तो उस प्रतिवेदन का नाम क्या था? तो आवर कॉमन फ्यूचर नाम था उसका, बी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये भूगोल से संबंधित है बाकायदे। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुसैन, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल-बुरूनी ने किया है, तो सही है ये। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं, सी वाला ऑप्शन। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? इसकी अगर बात करें तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा, हिस्ट्री में भी कल्चर से रिलेटेड। 114वां क्वेश्चन,
अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये नीति आयोग की प्रमुख पहल है। ये पॉलिटी से रिलेटेड हो जाएगा, विभागों से संबंधित, मंत्रालयों से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO की वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1919 में वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ था, तो भारत की तरफ से कौन गया था ये इसमें पूछा है। तो भारत की तरफ से इसमें NM जोशी गए थे। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हिस्ट्री से है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। अगला, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग जो है उसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है इसमें। तो रेचल कार्सन इसके लेखक हैं। ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगला, एक्स-ला शैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति सही है। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। एक और दो दोनों सही हैं। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगला, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो पूरक पोषण सम्मिलित है, टीकाकरण सम्मिलित है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये भी सम्मिलित है, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग ये सम्मिलित नहीं है। किसमें सम्मिलित नहीं है? बाल विकास, समन्वित बाल विकास परियोजना में पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये सम्मिलित है, परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि वो सम्मिलित नहीं है। अगला, सूची दिया गया है और इसकी अगर बात करें तो ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। भूगोल में भी मानव विकास वाला जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ाया जाता है ये सब बातें। भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसमें सही कूट का चयन करना है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है वो 1878 में लाया गया था। फिर शाही पद अधिनियम 1876 में लाया गया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में लाया गया था। अब भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम यानी कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट जो है वो 1869 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ये जो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो प्राचीन इतिहास है उसमें एक तरफ सूची दी गई दोनों तरफ, उसमें सही कूट का चयन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय व्यवस्था थी, ये तो सभी को पता है, तो ए में चौथा हो जाएगा। फिर उत्तर वैदिक समाज, ये कृषक व्यवस्था था। फिर ऋग्वैदिक समाज, ये चरागाह व्यवस्था था। मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था थी। तो ये डी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। 121वां क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। तब ये भी हिस्ट्री से है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस जनगणना वर्ष में 10 लाख नगर बने? तो इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये फैक्ट तो क्लियर है कि उत्तर प्रदेश और कानपुर 10 लाखीय शहर यानी कि जिसको हम मिलेनियर सिटी बोलते हैं उस कैटेगरी में आता है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में M.K. गांधी भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू भाग लिए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। तो ये भी इसके पहले वाला अगर क्वेश्चन बात करें तो ये जनगणना से रिलेटेड था, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम कह सकते हैं। ये 123वां क्वेश्चन। अब 124वां क्वेश्चन जो है
ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री। सूची 1 को 2 में मिलाना है, फिर सही कूट का चयन करना है। जजमानी जो है वो उत्तर भारत में चलता था। 12 बलूट जो है वो महाराष्ट्र में चलता है। मिरासी तमिलनाडु में, अडाडे कर्नाटक में। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ये कह सकते हैं कल्चर से रिलेटेड है, कल्चर मतलब कि हिस्ट्री वाले सेक्शन में इसको रख सकते हैं। फिर एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। तो पुस्तक भी ऐतिहासिक पुस्तक है, तो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में रख सकते हैं इसको। सही कूट का इसमें चयन करना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इसको लाला लाजपत राय ने लिखा था। गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। और इंडिया विंस फ्रीडम, इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये हिस्ट्री में रखें या इकोनॉमिक्स में रखें? इकोनॉमिक्स में रखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो 127वें में ए वाला सही हो जाएगा, रॉबर्ट ई पार्क। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडिगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली ने 1755 में डिंडिगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो हैदर अली इसमें सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। और ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक 128वां वाला क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ये तो है ही है। कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ये तो है, इस जिसके कारण से वन्य प्राणियों का विलुप्तीकरण हो रहा है। जंगलों में आग लगा देना, ये भी है वैसे। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार करना, ये भी है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ये भी है। लेकिन कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो जंगलों में आग लगा देना, ये प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि जंगलों में जो आग लगाते हैं वो मुख्य रूप से अपने खेती करने के लिए लगाते हैं। तो ये प्रमुख कारण नहीं है। जो जंगल में प्राकृतिक रूप से लग जाते हैं तो उसकी वजह से वन्य प्राणियों का नुकसान हो जाता है। लेकिन आग लगा देना का तात्पर्य यह है कि खेती करने के लिए लगा देना, तो इससे वन्य प्राणियों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगला, कथन और कारण दिया गया है, जिसमें कथन और कारण इन दोनों की सही व्याख्या से संबंधित बातें हैं और जो कि आधुनिक इतिहास से संबंधित हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो ये बात तो सही है। कहीं पर रैयतवाड़ी थी, कहीं पे जमींदारी थी, कहीं पे महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो कथन तो सही है। और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो ये गलत है। दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये बात सही है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 130वां क्वेश्चन भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगला, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? रेल संग्रहालय, तो ये हुबली में इन अगस्त 2020 रेलवे म्यूजियम इन इंडिया वॉज डेडिकेटेड टू नेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो हुबली में। हम इसकी अगर बात करें तो इसको हम अदर्स में रख लेते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। अगला, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। ग्रंथों पर विचार करना है मतलब कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। और फिर नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन भी करना है। तो
उनके कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले किताबुल हिंद हो जाएगा, फिर पृथ्वीराज रासो जिसको चंदबरदाई ने लिखा था, फिर तबकाते नासरी हो जाएगा, फिर फतवाए जहांदारी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो ये संयुक्त अरब अमीरात होना चाहिए इसमें। संयुक्त अरब अमीरात सही है, यूएई। ये मंगल मिशन प्रक्षेपास्त्र जो है इसको भूगोल में बाकायदे पढ़ा जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन को रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 1687 में, यानी कि हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन? 134वां क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये वाला। 135वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है। 135 में सही उत्तर है बांग्लादेश। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं ये बताना है। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, सही है ये। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों। जोधा अकबर जिन्होंने देखा होगा तो उसमें अकबर के नेचर के बारे में जानकारी बहुत सारी मिलती है। अगला, इंडिया आइडिया समिट, और ये जो है 136वां क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से है। इंडिया आइडिया समिट, ये करंट अफेयर्स में इसको रख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 137वां, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था, तो ये बात सही है। इसका विषय थीम भारत का सशक्तिकरण था, तो ये बात गलत है। इसमें केवल एक सही हो जाएगा। अगला, एक तरफ अधिकारी है, एक तरफ विहित कर्तव्य है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 138वां हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें सही कूट का चयन भी करना है। तो दीवाने तन जो था वो जागीर व वेतन को देखता था। मुस्तारफी वो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ वो कार्यालय को संभालने के लिए था। और वकिया नावीस वो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए था। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बाकायदे चर्चा में था ये। 29 जुलाई 2020 को किस स्थान पे विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात की थी? तो ये प्रयागराज में। डी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी करंट अफेयर में रख लेते हैं इसको। 139 क्वेश्चन करंट अफेयर में। अगला सुमेलित करना है, हिस्ट्री से रिलेटेड है क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। 140वां क्वेश्चन, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह दौलताबाद में है, ये भी सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी की दरगाह गुलबर्गा में है, ये भी सही है। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मुल्तान में है, तो ये गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में ही है। अगला,
भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा ये पूछा इसमें, तो हरियाणा में किया जाएगा, हरियाणा मेज़बानी करेगा। ये भी करंट अफेयर्स में इसको रख सकते हैं। 141 में 14वां। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो इसमें शहाब नहर सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ये भी करंट अफेयर से है। 142 में ये करंट अफेयर से है क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेस्टॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? तो इसमें मोहन बागान हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। फिर भारत की पहली किसान रेल बहुत चर्चे में है, अभी इस समय बहुत चर्चे में है। किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये देवलाली यानी महाराष्ट्र से बिहार दानापुर तक, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहली यात्रा इन दो स्टेशन के बीच में हुई थी 8 अगस्त 2020 को। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन भूगोल से भी रिलेटेड है। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो इसमें मिर्ज़ापुर, इसमें आंसर सही हो जाएगा। 146 में मिर्ज़ापुर आंसर सही हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर में होगा, ये सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ए ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा G20 सम्मेलन 2019 अमेरिका में होगा, ओसाका में होगा। ओसाका जापान का एक शहर है। और G7 सम्मेलन 2019 बियारेज में हुआ था। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 वो बैंकॉक में हुआ था, लेकिन ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर में नहीं होगा। तो ए वाला सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हो रहा है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने, और ये 147वां क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स हो जाएगा। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में स्थापित शामिल किया गया? तो 148वें में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 और स्थलों को 2020 में रामसर साइट में स्थापित, रामसर मतलब कि जो आर्द्रभूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको रामसर साइट के रूप में चिन्हित कर लिया जाता है, यानी जो वेटलैंड्स होते हैं। रामसर जो कि ईरान का एक शहर है, वहाँ पर रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद से आर्द्रभूमियों को चयन किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये भूगोल से संबंधित दरअसल क्वेश्चन है। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है 149 वाला। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई थी सबसे पहले। कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत यानी इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत प्रारंभ हुई छत्तीसगढ़ में। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के मूल निवासी नहीं है? तो जो हालचू है ये मूल निवासी हैं, ओंजे मूल निवासी हैं, शोम्पेन भी अंडमान निकोबार के मूल निवासी हैं, लेकिन रेंगमा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये मूल निवासी नहीं है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा 150वां वाला। अब पूरी लिस्ट मैंने बना लिया है कि किससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस लिस्ट को भी दिखा देते हैं कैमरे के माध्यम से।
कैमरे के माध्यम से दिखा देते हैं उस लिस्ट को भी, जिस लिस्ट को हमने बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं जियोग्राफी का है। जियोग्राफी से सबसे पहले यहाँ पे जियोग्राफी का बनाए थे। जियोग्राफी से यहाँ पर जाकर के 30 क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जाकर के 48 क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछा गया है, यानी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोग्राफी है। और जो 2019 में या कहें 2020 में जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की टॉपर रही थी अनुज नेहरा, उन्होंने भी जियोग्राफी ऑप्शन लिया था, तो 48 क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछे गए हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पॉलिटी में पूछे गए टोटल 30 क्वेश्चन। आईआर का भी ये क्वेश्चन ले लें तो पॉलिटी से 31 क्वेश्चन मान लेते हैं, 31 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं। हिस्ट्री में लें तो हिस्ट्री में एकदम अंतिम वाला यहाँ बनाया गया है, 26 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा गया है। हिस्ट्री में भी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सब मिला करके 26 क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री से। फिर साइंस से अगर देखेंगे तो 13 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें बायोलॉजी भी था, केमिस्ट्री भी था, फिजिक्स भी था, टेक्नोलॉजी भी था, सब कुछ था। 13 क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक्स में 12 क्वेश्चन पूछा गया। अदर्स में यानी कि करंट अफेयर्स मिला लें तो लगभग 19 क्वेश्चन पूछा गया है। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से और अगर मिला लेंगे तो मान चलिए कि मोटी मोटा 25 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे, सबसे एक पे अगर रखें तैयारी करते समय तो जियोग्राफी को सबसे एक पे रख सकते हैं, दूसरे नंबर पर पॉलिटी को रख सकते हैं, और तीसरे नंबर पे जाकर के हिस्ट्री को रख सकते हैं। चौथे नंबर पर और जो करंट अफेयर्स हैं वो करंट अफेयर्स सभी से रिलेटेड जितने करंट अफेयर है, करंट अफेयर तो सबसे ऊपर रहेगा। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो जियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद जाके इकोनॉमिक्स, अदर चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बातों की चर्चा करनी थी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।